गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक नया टॉपिक। उसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। साथ ही इस टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएँ। तो हम जानते हैं, देखिए इसमें पृथ्वी हमारे सौर मंडल का सदस्य है, ये हम सब जानते हैं। जिसका भौगोलिक अध्ययन हम एक नमूने के माध्यम से करेंगे, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एक सामने ग्लोब है। इसमें दो रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं होती हैं जिसे हम लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, एक देशांतर रेखाएं होती हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं और ये हमारी हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारी है अक्षांश रेखाएं और ये हमारी हैं देशांतर रेखाएं। तो इसमें देखिए, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समांतर होती है और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो लंबवत होती हैं। ठीक है, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ऐसे लंबवत होती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लंबवत होती हैं। तो आइए हम आगे डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, हाँ आगे चलते हैं। देखिए, इसमें यही चीज़ दिया गया है कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण, देखिए एक चीज़ हम बता देते हैं आपको। ये जो हमारा पोर्शन होगा, ये वाला हमारा होगा नॉर्थ पोल और ये वाला होगा साउथ पोल। और ये जो दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा होगी हमारी ईस्ट होगी और ये हमारी होगी वेस्ट। ये हमारी पूरब होगी, ये हमारी पश्चिम होगी। ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो आगे हम देखते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा कौन कौन सी है? उत्तर हमारी है ये, दक्षिण हमारी है ये हमारी है उत्तर और ये हमारी है दक्षिण। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। ठीक है, मतलब ये जो लाइन खींची हुई हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इसी को क्या नाम है कि इसमें क्या होता है कि 1-1 डिग्री के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची होती हैं। ठीक है, तो आगे हम आइए जानते हैं। देखिए, अक्षांश रेखाएं जो लैटिट्यूड लाइन होती है उसमें क्या होता है, ये जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? हमारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। मतलब पश्चिम से लेकर के, यहाँ से लेकर के पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से खींचेंगे और यहाँ तक आएंगी तो हमारी वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे कि पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। जो रेड वाली हम ये देख रहे हैं, ये जो रेड वाली हम देख रहे हैं, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसको इसी जो बीचों बीच जो लाइन है 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये 2 भागों में हमको डिवाइड कर रही है। ये हमारा ऊपर वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये वाला हमारा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कौन डिवाइड करता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ये देखिए, एक चीज़ आप याद रखना कि ये हमारा ऊपर वाला जो है ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये वाला, और ये वाला हमारा है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और पूरा पश्चिम, ये 4 चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चैप्टर इसी पे बेस है। अगर 4 चीज़ें आपको याद रहेंगी तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये आ गया कि इस भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1-1 डिग्री के अंतराल में 90 देशांतर रेखाएं खींची होती हैं, जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता है। ध्रुवों पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ठीक है, आगे तीसरा पॉइंट लेते हैं कि ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। देखिए, ये सबको पता है कि ग्लोब पर जितने भी क्या नाम है अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए, ये अक्षांश रेखाएं जो लंबी लंबी खींची हुई हैं, ये एक ऐसी अक्षांश रेखा, ऐसी अक्षांश रेखा, ऐसी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये हमारी जो हैं ये अक्षांश रेखाएं। ये कैसी हैं? देखिए, देखने में हमको ये गोल लग रही हैं क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, तो इसी वजह से ये गोल लग रही हैं। लेकिन एक्चुअल में जब हम इसको चपटा करेंगे तो ये हमारी इस रूप में हो जाएंगी।
इस रूप में हमारी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी ऐसे ऐसे इस तरीके से हमारी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी, तो ये हमारी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही इसमें लिखा है ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखना, कई सारे एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछ लेता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो है 111 किलोमीटर। जैसे मान लो हमारी एक सेकंड, जैसे कि मान लो हमारी ये दो अक्षांश रेखाएं, एक ये हमारी अक्षांश रेखा, ये हमारी अक्षांश रेखा, ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, तो इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, देखिए इसको हम एक सेकंड, इसकी जो बीच की ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो बीच की दूरी होगी, ये हमारी कितनी है, वो हमारी 111 किलोमीटर होगी। ठीक है, 111 किलोमीटर हमारी ये बीच की दूरी होगी। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हमारे जो हमारा पृथ्वी है उसमें 3 रेखाएं गुजरती हैं। एक हमारी एक कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा। ठीक है, देखो भूमध्य रेखा को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी हम जानते हैं। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा जो है वो 23/1/2 अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसकी स्थिति कितनी है, कर्क रेखा की 23/1/2 उत्तरी। ठीक है, और जो क्या नाम है कि मकर रेखा है वो 23/1/2 दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये हमारी हो जाए, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव देखिए ये हमारा है, एक सेकंड, इसको हम 23/1/2 उत्तरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा उत्तर का दिशा है। और 23/1/2 उत्तरी क्यों, दक्षिणी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना। तो आगे हम देखते हैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या नाम है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो वो है 21 जून। फिर वही है कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, बस नीचे अंतर क्या है कि ऊपर क्या है, ऊपर क्या नाम है कि जो कर्क रेखा के एकदम ऊपर जो सूर्य की किरणें होती हैं, इसी वजह से दिन वहाँ का बड़ा होता है। कब होता है ये चीज़, 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के ऊपर जो सूर्य की किरणें होती हैं, तो उसमें वो किस दिन, इसी वजह से दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है। वो दिन कब आता है, वो है 22 दिसंबर। ठीक है, तो आप आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा ये आ गया कि अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 79 + 79 + 1 = 179 होगी। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसको अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो बिंदु हैं, उत्तरी ध्रुव का बिंदु कहाँ है, एक सेकंड, उत्तरी ध्रुव का बिंदु हमारा ये, दक्षिणी ध्रुव का बिंदु हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम क्या नाम है कि बिंदु मानेंगे तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179। अगर रेखा माना जाए तो इसकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 90 + 90 और +1, तो कितनी हो जाएगी, 181। ठीक है, जिसमें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा देखिए ये हमारा पूरे वर्ल्ड का मैप है और इस वर्ल्ड के मैप में हमारे 3 रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, 3 रेखाएं कौन कौन सी गुजरती हैं, एक हमारी है कर्क रेखा, एक हमारी है मकर रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और तीसरी हमारी है मकर रेखा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कर्क रेखा की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध 23/1/2 डिग्री पर है, और जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसी को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। आगे हम देखते हैं कि मकर रेखा जो है उसकी स्थिति क्या है, वो 23/1/2 दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 23/1/2 दक्षिणी। ठीक है, तो हम ये एक चीज़ में इसमें एक चीज़ क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा द्वीप है, द्वीप कह रहे हैं, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है कि जिसमें कि ये तीनों रेखाएं उसके ऊपर से होकर के गुजरती हैं, तो वो हैं अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों रेखाएं इसके ऊपर से गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजर रही है और भूमध्य रेखा भी गुजर रही है और मकर रेखा भी गुजर रही है। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो है अफ्रीका देश, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। ये 2 पॉइंट तो हम ले चुके थे ऑलरेडी, ये 2 पॉइंट तो हम ऑलरेडी ले चुके थे। वही तीसरा देखिए, ध्यान दीजिएगा
इसमें क्या है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हमारा देखिए अक्षांश रेखाएं जो हो गया वो टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद हम चालू करते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा में हम लोग देखिए देशांतर रेखा क्या होती है। देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो हमारी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो हमारी समांतर होती हैं। ठीक है, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो लंबवत होती हैं। एक चीज़ याद रखना, अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, वो समांतर होती हैं और देशांतर रेखाएं लंबवत होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव हमारा है, ये दक्षिणी ध्रुव हमारा है। ठीक है, एक सेकंड, जैसे कि एक सेकंड, हाँ, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसी को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो देखिए देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, तो देशांतर रेखाएं हमारी ये हैं, ये देख रहे हैं आप, लंबी लंबी जो ब्लैक कलर की ऐसे गई हैं, ये चीज़ें ये हमारी देशांतर रेखाएं ही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें क्या है। हाँ, ये जो इसमें आगे देखते हैं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर। ठीक है, ध्रुव कहाँ है हमारा, ध्रुव हमारा ये है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। ध्रुव से भूमध्य रेखा कौन सी है, ये रेड कलर की डॉटेड लाइन है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर हमारी क्या होती है, बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और देखिए कैसे बढ़ जाती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो हमारा ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव से ये हमारी एक लाइन गई है और ये हमारी एक लाइन गई है। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें देखिएगा कि इसकी यहाँ पे बीच की डिस्टेंस कितनी है, कम है, यहाँ पे थोड़ी बढ़ गई है, यहाँ पे और बढ़ गई है, और लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, वो मध्य में होगी। मध्य में कहाँ पे, ये कि भूमध्य रेखा में। ठीक है, आगे देखते हैं। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाएं की दूरी क्या होती है, घट जाती है। ऑब्वियसली सी बात है, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस, इसका जो गैप आ रहा है बीच का, वो ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। लेकिन जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे तो इसका डिस्टेंस कम होगा, तो क्या होगा, इसकी दूरी ऑटोमेटिक घट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं कि देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। देखिए मैं बता रहा हूं कि जो भूमध्य रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, और जो क्या नाम है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं, उसकी जो डिस्टेंस होती है वो घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि और देशांतर रेखाएं हमेशा लंबवत होती हैं। ठीक है, आगे अगला पॉइंट लेते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, कितनी होती है, 111.3 किलोमीटर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दो देशांतर रेखाएं हैं, एक ये देशांतर रेखा हमारी ये है, एक देशांतर रेखा हमारी ये है। इसकी जो बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो हमारी होती है भूमध्य रेखा पे, क्योंकि भूमध्य रेखा में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो वो दूरी कितनी होगी, वो दूरी होगी 111.3 किलोमीटर। और पीछे हम जो कुछ पढ़ चुके हैं कि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 111 किलोमीटर। और दो भूमध्य रेखाओं की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 111.3 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम। ये देखिए एक वर्ड मैप हमने फिर से ले लिया है, इसमें हमारी तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इसमें देखिए कर्क रेखा भी है, भूमध्य रेखा भी है और मकर रेखा भी है। ठीक है, इसमें आगे हम देखते हैं। और ये हमारी जो डॉटेड लाइन जो रेड कलर की ये जो गई है, ये वाली, ये हमारी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा मैं बता दूं, 0 डिग्री, एक सेकंड, 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी, आगे हम बताएंगे, आगे उसमें फिगर होगा, उसमें मैं दिखाता हूं आपको। बस ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आप ये समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा वो रेखा होती है कि जो मध्य में होती है। ठीक है, अब मध्य में जो होती है, और कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, तीनों रेखाएं हैं ये। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो कर्क रेखा में किस जगह पे काटती हैं, और भूमध्य रेखा में किस जगह पे काटती हैं, और मकर रेखा में किस जगह पे काटती हैं। तो हम आपको ध्यान दिला दें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो कर्क रेखा से कहाँ मिलेगी, जाके वो मिलेगी अल्जीरिया नामक एक देश है। ठीक है, वहाँ पे मिलेगी। इसके बाद भूमध्य रेखा पे कहाँ मिलेगी, तो वो है गिनी की खाड़ी। ठीक है,
और मकर रेखा कहाँ मिलेगी, वो है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी, वो है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा पे कहाँ मिलती है, अल्जीरिया में। 0 डिग्री देशांतर रेखा भूमध्य रेखा पे कहाँ मिलती है, गिनी की खाड़ी में। 0 डिग्री देशांतर रेखा मकर रेखा पे कहाँ मिलती है, तो वो है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब ये 0 एक और वर्ल्ड मैप हमने ले लिया है, इसमें हम देखेंगे ये हमारी, आपको सबको मैं बता चुका हूँ कि ये जो हमारी, एक सेकंड, हाँ, ये जो हमारी है वो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये जो रेड कलर की डॉटेड लाइन गई है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा किस किस देश से होकर के गुजरती है। तो वो हमारा है यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका, ठीक है। कौन कौन सी जगह से वो गुजरती है, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आप नोट बना के ये लिख लीजिएगा, और इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक देशांतर रेखा यहाँ से खत्म हो जाता है, नया टॉपिक चालू होता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा, ठीक है। चलते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम समय निर्धारण के में किया जाता है, ठीक है। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ये जो हमारी रेड कलर की जो डॉटेड लाइन है, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, यही हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसका काम क्या है, इसका काम है समय निर्धारण करना, ये किसी भी जगह का समय निर्धारण करती है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा हम किसको कहते हैं, तो वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग हम तिथि निर्धारण यानी कि तारीख का जो निर्धारण होता है, उस जो दिन का निर्धारण होता है उसके लिए किया जाता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम जानते हैं। अब एक चीज़ याद रखना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, वो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। आप ये एक चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए इसमें हम फिगर में भी देख रहे हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा ये है, और ये जो गोल गोल है ना, ये गोल गोल घूम, जैसे कि हमारी ये चीज़ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती थी, तो ये ऐसे लंबे लंबे ऐसे गोल गोल घूमी है, बस फिगर में आप इसको अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, वो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। इसको हम देखिए पढ़ते हैं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर, पूर्व कहाँ है, पूर्व हमारा ये है, पूर्व हमारा कहाँ है, एक सेकंड, हाँ, पूर्व हमारा कहाँ है, पूर्व हमारा ये है, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर, इस ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो एकदम सीधी नहीं है, वो कैसी है, जिगजैग टाइप की है, बीच बीच में जिगजैग है, सीधी नहीं है। कुछ देशों के दिन और समय समान रखने के लिए इसे अपने स्थान से चार बार मोड़ा गया है, ठीक है। इसको हम 4 बार, देखिए इसमें फिगर में हम देख रहे हैं जो येलो कलर की लाइन है, इसको 4 बार मोड़ा गया है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है। किस महासागर से खींचा गया है, प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से खींची गई है, प्रशांत महासागर से खींची गई है। इसके सबसे नज़दीकी बेरिंग जल डमरू मध्य है, ठीक है। इसके बीच में बेरिंग जल डमरू मध्य है। बेरिंग जल डमरू मध्य कहाँ है, वो हमारी ये है बेरिंग स्ट्रीट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखिए न्यूमेरिकल आ गया है। अब इसको न्यूमेरिकल को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक दिन कितने घंटे का होता है, तो वो होता है 24 घंटे का, ठीक है। तो 360 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में लगा समय कितना, 24 घंटा। मतलब हमारी जो पृथ्वी है पूरा एक चक्कर लगाती है कितने देर में, 24 घंटे में। अब आप सब जानते हैं कि एक चक्कर लगाने पूरे में लगा समय जो होता है वो 24 घंटे होता है, और पूरा जब एक चक्कर लगाएगा तो कितने डिग्री घूमेगा, तो वो घूमेगा 360 डिग्री, ठीक है।
एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो वो है 24 घंटे, ठीक है। और कितने डिग्री देशांतर घूमेगा, कितनी डिग्री वो मतलब घूमेगा, तो वो पूरा चारों तरफ घूम जाएगा, तो वो कितने घूमेगा, वो 360 डिग्री, याद रखिएगा इसको, 360 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं मिलके। अब इसमें क्या होता है, 24 घंटा, ठीक है। 24 घंटा बराबर कितना होता है, 24 घंटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 24 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 24 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा बराबर हो जाएगा 360/24, ठीक है। 360/24, ये हमारा डिग्री में है। तो 360 को 24 से हम काट देंगे, तो ये हमारा इस आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में हमारा जो पृथ्वी है वो कितनी घूमती है, तो वो है 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। मतलब और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, हम सब जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60, ये भी हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में हमारी पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, तो वो हमारी है 15 डिग्री। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता कभी कभी डायरेक्ट कि पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, तो वो है 15 डिग्री, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम। अब जब और 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो एक डिग्री कितनी देर में घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी हमारी 4 मिनट में, ठीक है। 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी, तो वो 4 डिग्री में 4 मिनट में। कैसे, मैं बताता हूँ। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो वो है 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट घूमती हैं, और कितने 60 मिनट कितने डिग्री घूमती है, 15 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री, 15 डिग्री। तो 15 से हम इसको 60 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, 4 डिग्री। कितनी देर में, एक मिनट में, सॉरी 4 मिनट आ जाएगा, कितने डिग्री में, 1 डिग्री में। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, मतलब 1 घंटा बराबर हो जाएगा हमारा 15 डिग्री, और 4 मिनट बराबर कितना, 1 डिग्री। मतलब हमारी पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में लगा कितना समय लगता है, तो वो है 4 मिनट। और 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती पृथ्वी हमारी, तो वो है 15 डिग्री, ठीक है। अब हम भारत की स्थिति जानते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो भारत जो है वो 82 सही 1/2, 82, एक सेकेंड, हाँ। तो भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति है 82 सही 1/2 डिग्री। कहाँ पे है, पूर्वी देशांतर। कहाँ पे है, पूर्वी देशांतर। ये याद रखिए, जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज होता है पूर्वी देशांतर में, ठीक है। ये तो याद कर लेता है कि 82 सही 1/2 डिग्री, बस वे पूर्वी देशांतर उत्तरी देशांतर, इसमें वो कंफ्यूज रह जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि 82.5 182.1/82.5 को हम 82 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 82.5 डिग्री इंटू मल्टीप्लाई कितने, 1 डिग्री में कितना घूम रहा है, 4 मिनट में। एक डिग्री कितना देर में घूम रहा है पृथ्वी हमारी, 4 मिनट में। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, इसी हमारा आ जाएगा, तो ये इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 330, ठीक है। तो 330/16, ठीक है। मतलब 60 में से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा मान, जब 330 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मान आ जाएगा 330 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा मान कितना आ जाएगा, हमारा मान आ जाएगा 5.5 घंटा, ठीक है। 5.5 घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीनविच समय से जो भारत की स्थिति है वो कितना है, 5.30 मिनट। 5.30 मिनट मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 घंटा 5 घंटे 30 मिनट आगे है, किससे, ग्रीनविच समय से। अब आगे क्यों है, क्योंकि पूर्वी देशांतर में, हम पहले पढ़ चुके हैं कि पूर्वी देशांतर में समय आगे होता है, और पश्चिमी देशांतर में, पूर्वी दिशा में समय आगे होता है, पश्चिमी दिशा में समय पीछे की ओर चलता है, ठीक है। एक चीज़ याद आ गई। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ग्रीनविच समय से भारत का समय कितना आगे है या कितना पीछे है, तो वो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, इन पॉइंटों को जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दिन और रात यहाँ पे बराबर होते हैं। पृथ्वी की चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम और ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी हमारी चपटी है थोड़ी सी, ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कम मान उसका कहाँ होता है, ध्रुवों पर, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है भूमध्य रेखा पर। अगला पॉइंट लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उष्ण दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा यही एक बार फिर से हम वर्ड मैप हमने ले लिया है। वर्ड मैप में हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं प्रदर्शित की गई हैं। अब इससे हम ये जानेंगे कि कर्क रेखा में हमारे कौन कौन से देश शामिल हैं, मतलब कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है वहाँ से में कौन कौन से देश से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, और भूमध्य रेखा किस किस देश से होकर के गुजरती है, और मकर रेखा किस किस देश से होकर के गुजरती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैक्सिको कौन सी रेखा से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या नाम है कि आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते होंगे, तो आज ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि कर्क रेखा से हमारा कौन कौन से देश होकर गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा से कौन कौन से देश से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो वो देखिए कर्क रेखा से कौन सा देश गुजरता है, पहला मैक्सिको, फिर भारत भी गुजरता है, चीन भी गुजरता है, बांग्लादेश भी गुजरता है और म्यांमार भी गुजरता है। ये चीज याद रखिएगा। कर्क रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं, कर्क रेखा में से कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है, तो वो है मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है, तो वो है कोलंबिया, ब्राजील, मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, और मकर रेखा से कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है, तो वो है चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर हमारा एक द्वीप है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से मकर रेखा होकर के गुजरती है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में हमारे ये भी पूछ लेता है कि भारत जो है, भारत में कर्क रेखा किन किन स्थानों से होकर के गुजरती है, तो मैं बता दूं भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। 8 राज्यों की कर्क रेखा जो गुजरती है उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा कि भारत से कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, चलते आगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी ये है कि अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये चीज याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो क्या नाम है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है कांगो नदी। और कौन सी ऐसी अगर पूछ लिया जाए भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है लिम्पोपो नदी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसको हम याद करने की एक ट्रिक देखते हैं कांगो नदी को, कि कांगो नदी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाओं को हम लिख लेंगे। अब कांगो में का आ रहा है, तो का में जिसमें का आ रहा है उसको हम काट देंगे, और जिसमें का नहीं आ रहा है वो हमारी सही हो जाएगी। उससे मतलब 2 बार काटती हुई उस रेखा को 2 बार वो काट रही है नदी। ठीक है, कौन कौन सी जगह कांगो में का आ रहा है, कर्क रेखा में भी का आ रहा है, और मकर में भी का आ रहा है। ठीक है, देखिए कांगो में का आ रहा है, कर्क में भी का आ रहा है, मकर में भी का आ रहा है। ठीक है, लेकिन भूमध्य रेखा में का नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जिसमें का आ रहा है उसको हम काट देंगे, जिसमें का आ रहा है उसको हम काट देंगे, और जिसमें का नहीं आ रहा है उसको हम सही कर देंगे। मतलब भूमध्य रेखा से कांगो नदी जो है वो 2 बार काटती हुई गुजरती है। ठीक है, इसके बाद आगे पॉइंट लेते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, इसको कि हम लोग जितना भी पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, हम लोग पीछे बता चुका हूं मैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो वो है 360। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360। ठीक है,
और विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं कितनी होती, क्या कहलाती हैं? विषुवत रेखा के समांतर जो कल्पित रेखाएं हैं वो क्या कहलाती हैं विषुवत रेखा के? तो वो है, अब देखिए विषुवत रेखा हमारी ये है, विषुवत रेखा के समांतर जो कल्पित रेखा या काल्पनिक रेखा, समांतर काल्पनिक रेखा हमारी वो क्या कहलाएंगी? तो वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, और इसका हमारा हो जाएगा ये डी। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसको हम पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो है देशांतर रेखा। ठीक है, वो उसका नाम क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखा। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये हमारा है कि प्रधान मध्याह्न रेखा को किस स्थान से होकर के गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो वो है ग्रीनविच समय। ठीक है, ग्रीनविच समय जो ग्रीनविच पॉइंट हमारा कहाँ है? तो वो है पड़ता है लंदन में। ठीक है, लंदन याद रखिएगा। ग्रीनविच समय का जो पॉइंट कहाँ है वो है लंदन में। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रीनविच रेखा से क्या इससे तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है कि ग्रीनविच रेखा से हमारा क्या तात्पर्य है? तो वो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है? वो ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, ये याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे आती है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि पीछे मैं पढ़ा चुका हूं कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री देशांतर घूमता है? तो वो है 15 डिग्री। 15 डिग्री मैं बता चुका हूं, 1 घंटे में 15 डिग्री, और 1 डिग्री में एक डिग्री को घूमने में लगा समय कितना? 4 मिनट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो वो है 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ये चीज याद रखना। कर्क रेखा, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, अब मैंने बताया था कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है, मकर रेखा किस किस से देश से होकर गुजरती है, मैंने पढ़ाया था पीछे, आप लोग देखिएगा। तो उसमें अब वहीं से क्वेश्चन एक बना है कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो वो है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। ठीक है, तो इसका बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल। कर्क रेखा कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है? तो वो है नेपाल से नहीं गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है। ठीक है, बांग्लादेश से भी गुजरती है और चाइना से भी गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, अब और एक चीज याद रखिएगा कि क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि पाकिस्तान से कर्क रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है? तो वो है नहीं, पाकिस्तान से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा में सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के कारण यहाँ पे दिन और रात एक समान होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसकी मैं पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप इससे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको क्या नाम है कि मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में आप तो पढ़िएगा ही पढ़िएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा और उनको भी ये क्या नाम है कि वीडियो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।